अच्छा, कोशिका पढ़ रहे थे। चलिए, तब तो फिर इधर ही पढ़ रहे हैं, है ना। कोशिका नहीं हुआ था। अगर कोशिका पढ़ रहे थे तो कोशिका को ही हम लोग खत्म कर लेते हैं। चलिए चलिए, हमें लगा कि शायद फिजिक्स पढ़ रहे थे, लेकिन कोशिका पढ़ रहे हैं तो कोशिका को पहले कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद जो है आगे चलेंगे। तो अब जरा बताइए, दो चार क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगर हम कोशिका पढ़ा रहे थे जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से शेयर करिए लिंक को और अपने दोस्तों के बीच में, ताकि इसको कंटिन्यू किया जा सके। चलिए, यहाँ पर किसी ने लिखा है गुड इवनिंग सर, उत्प्लावन बल। अच्छा, खुर्शीद आलम सर बता रहे हैं फिजिक्स में, जया कुमारी बता रहे हैं केमिस्ट्री, इसमें बायो में इस सेल पढ़ रहे थे। चलिए, हम लोग सेल को ही शुरू करते हैं और फिजिक्स अगर पढ़ लिए हैं उसको भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेल पढ़ रहे थे, है ना। और सेल यानी क्या बोलते हैं सेल को? अगर हिंदी में बोला जाए तो सेल को जल्दी से बताइए क्या बोलते हैं, कल हम बताए थे। चलिए, तो सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। और आपको बता दें कि हम ये भी बताए थे कि आपका सेल का खोज किसने किया था। सेल का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज किसने किया था, बताया जाए जी। कोशिका का खोज किसने किया था? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, कोशिका बोलते हैं। और कोशिका का खोज जो किया था वो आपका रॉबर्ट हुक ने किया था सर। कोशिका का खोज किसने किया था? तो आपको बता दें, कोशिका का खोज जो है वह आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक, कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था सर। और हम ये भी बताए थे कि कोशिका हमारी बॉडी का वह एक छोटी से छोटी यूनिट है जिसको कि हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं। चलिए, अब अगर बात किया जाए तो यहाँ पर, हाँ रॉबर्ट हुक, बिल्कुल यहाँ पर जवाब आ रहा है सर, बिल्कुल सर। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था, लेकिन कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का जरा सिद्धांत बताएं, किसने दिया था कोशिका का सिद्धांत? बिल्कुल भाई, यहाँ पर तो बिल्कुल सही चल रहे हैं। और यहाँ पर आपका रॉबर्ट हुक जो किया था वह आपका 1665 में किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था वो आपका 1665 में किया था, बिल्कुल सही है। और आपको बता दें कि कोशिका के विषय में हम बताए ये भी थे कि कोशिका का सिद्धांत जो दिया था वो आपका कौन दिया था? तो आपका सिल्डेन एंड स्वान ने। अगर हम बात करें यहाँ पर कोशिका सिद्धांत, अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या कोशिका सिद्धांत, और कोशिका सिद्धांत अगर बात किया जाए तो कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? तो सिल्डेन एंड स्वान ने। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? तो सिल्डेन एंड स्वान। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सिल्डेन एंड स्वान ने। आगे अगर बात किया जाए सर जी, बिल्कुल। अब जरा बताइए, सबसे आपका जो है तो आपका खास करके अगर बात किया जाए तो स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका बताइए, सबसे छोटी कोशिका कौन? सबसे छोटी कोशिका अगर बात किया जाए तो माइकोप्लाज्म। सबसे छोटी कोशिका बताया जाए, हमारी बॉडी का सबसे छोटी कोशिका अगर हम बात करें तो कौन है? तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो आपका माइकोप्लाज्म।
नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो यहां तक हम शायद बता दिए थे, और हमें बताना क्या था कि आपका कोशिका सिद्धांत के विषय में, है ना जी। गुड इवनिंग। चलिए आगे अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट में अब हमें बताना क्या था, जहां तक हमें याद है बताना था कि कोशिका जो है वह आपका दो, कोशिका सिद्धांत के अनुसार पहले हमें ये बताइए कोशिका का कितने थ्योरी हैं, कोशिका कितने सिद्धांत या कोशिका सिद्धांत में आपका जो दिया गया है वह आपका कितना थ्योरी दिया गया है, कोशिका सिद्धांत का कितने थ्योरी दिए गए हैं। बिल्कुल माइकोप्लाज्म आंसर आ रहा है भाई, इसका मतलब कि यहां तक क्लास हो गई है। मेरा पूछने का बस मतलब ये था कि ये क्लास कहां तक हुई है, और हमें भी यहां पर ध्यान में नहीं था, इसलिए हमने पूछ लिया और हमें पता चल गया कि अब क्लास कहां तक हुई थी। अब आ जाइए, कोई भी आपका जीव अगर हम बात करें तो एक बात समझिएगा, कोई भी जीव जो है जी माइकोप्लाज्म। चलिए कोशिका का सिद्धांत 3 दिए गए हैं सर, 2 नहीं। जवाब आ रहा है किनका 2, जरा देख लिया जाए। कृष्णा कश्यप सर 2 नहीं है 3 3 आप दीपक सर क्यों डिलीट कर दिए? आपका तो 3 सिद्धांत सही था। गुड इवनिंग। आपका तो 3 आंसर बिल्कुल सही था सर। अब देखिए कौन सा सिद्धांत था। सिद्धांत नंबर 1 दिया गया था कि अगर कोई सेल है तो वह एक या एक से अधिक सेलों से मिलकर के बना होगा। दूसरा वहां पर बताया गया था क्या कि अगर कोई भी सेल है तो उस सेल का अपना स्ट्रक्चर होगा, अपना फंक्शन होगा, अपना संरचना होगा, अपना कार्य होगा। और तीसरा सिद्धांत बताया गया था क्या सर? तीसरा सिद्धांत बताया गया था कि अगर कोई सेल है तो वह आपका प्री एग्जिस्टिंग रूप में होगा। कहने का मतलब कि वह आपका प्री एग्जिस्टिंग रूप का मतलब क्या है कि अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में होगा सर। अपनी पूर्ववर्ती अवस्था कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने जो जन्म लिया, आज जिस रूप में हम दिख रहे हैं आपको सर, शायद हम इसी रूप में नहीं थे। हमारी भी कहीं न कहीं 9 मंथ जो है सो आपका कहीं न कहीं 9 मंथ आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है, तब जाकर हमारी जन्म हुई है। और जन्म के बाद हमारी बॉडी में लगातार परिवर्तन होते रहा, और आज जो है हम पहले बच्चे थे, बच्चे से एडल्ट हो गए, एडल्ट से ओल्ड बन जाएंगे, और ओल्ड से फिर क्या बन जाएंगे? डेथ हो जाएगी। अब अगर बात किया जाए तो अब समझेंगे, ये तीनों सिद्धांत हम बता दिए थे, और आपको बता दें कि इसी सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि कोई भी जीव, अगर बात किया जाए कोई भी आपका जीव जो है ये आपका 2 तरह की प्रॉपर्टी से बना हुआ है। नंबर अगर बात किया जाए तो आपका एक क्या है, आपका नंबर 1 में अगर बात करें हम तो सबसे पहला क्या है आपका यूनिसेलुलर, और दूसरा जो है वो अगर बात किया जाए तो नॉन सेलुलर। यानी अगर यूनिसेलुलर अगर बात किया जाए तो आपका जो है यूनिसेलुलर 2 प्रकार से होता है, यहां पर लिख रहे हैं, एक कोशिकीय और अकोशिकीय, और अकोशिकीय इसको बोलते हैं कोशिकीय। एक आपका कोशिकीय और एक आपका अकोशिकीय। अकोशिकीय एक आपका क्या है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी जीव आपका 2 प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। हम अंग्रेजी में भी लिखते चल रहे हैं। कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बात किया जाए, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें तो 2 प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। एक अगर बात किया जाए तो यूनिसेलुलर,
और दूसरा अगर बात करें तो नॉन सेलुलर, या इसी को हम बोलते हैं सेलुलर। इसी को हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, तो आपका सेलुलर, और दूसरा हम इसी को अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, तो नॉन सेलुलर। अब समझिएगा यहां पर हमने क्या लिखा सर, तो सबसे पहला लिखा, एक एक चीज बस ध्यान से आप समझते चलेंगे। अभी तक हमने क्या समझा है, जरा हम रिपीट फिर से कर दे रहे हैं कि कोई भी आपका जीव जो है, या कोई भी जीव जो है वह सेलों से मिलकर के बना हुआ है। अगर बात किया जाए पूर्व, हाँ बिल्कुल पूर्व की अवस्था में कोई भी जीव सेल से मिलकर बना हुआ है। और सेल अगर बात किया जाए तो 3 प्रकार के थ्योरी को फॉलो करता है जो हम बता चुके। और अगर बात किया जाए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक आपका सेलुलर, एक आपका नॉन सेलुलर। सेलुलर को हम क्या बोलते हैं, कोशिकीय, और आपका नॉन सेलुलर के हिंदी में क्या बोलते हैं, अकोशिकीय। अब समझना, सेलुलर जो है ये आपका सेलुलर क्या है, तो सेलुलर आपका शिल्डेन एंड स्वान के थ्योरी को फॉलो करता है या नहीं करता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सेलुलर आगे चल करके 2 पार्टों में बटा हुआ है। सेलुलर आगे चल करके सर 2 पार्टों में बटा हुआ है। नंबर 1 अगर बात किया जाए तो आपका यहां पर लिख रहे हैं प्रोकैरियोटिक। पहला अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक, इसी को अंग्रेजी में हम लिखते हैं प्रोकैरियोटिक। अभी सारा हम बताएंगे, पहले डायग्राम बना लें, इसके बाद सेलुलर और नॉन सेलुलर। यहां पर आपका रिंकी सिंह बिल्कुल सही अगर बात किया जाए तो बिल्कुल सही जवाब यहां पर आ रहा है, एक आपका कोशिकीय और अकोशिकीय। अब प्रोकैरियोटिक और एक का है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। एक अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक, और दूसरा अगर बात करें तो यूकैरियोटिक। अगर हम बात करें तो यहां भी लिख दे रहे हैं यूकैरियोटिक। अब समझिएगा, मतलब ये हुआ सर, यहां पर अगर बात किया जाए, यहां पर अगर हम बात करें तो कोशिकीय क्या है, कोशिकीय के विषय में जरा हम समझा दें आपको कि कोशिकीय क्या है, तो यहां पर लिख रहे हैं सर, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा कोशिकीय क्या है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं कोशिकीय में लिख रहे हैं यह कोशिका सिद्धांत को, यह कोशिका सिद्धांत को मानता है। हमने क्या लिखा कोशिकीय में, हमने क्या लिखा, जरा यहां देखो, कोशिकीय के लिए हमने लिखा कि आपका यह कोशिका सिद्धांत को मानता है। कहने का मतलब है सर कि जो शिल्डेन एंड स्वान ने जो थ्योरी बताया, उस थ्योरी को आपका कोशिकीय क्या है, मानता है। मतलब कोशिका सिद्धांत को वह फॉलो करता है। और अगर बात किया जाए अकोशिकीय में और अकोशिकीय में, तो यहां पर लिखेंगे क्या, यह कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता है, कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता है। अब आपको दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये कोशिका सिद्धांत को मानता है, कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता, इसका मतलब क्या है। मतलब आप सिंपल समझिएगा सर, मतलब ये है कि कोशिका सिद्धांत को मानता है, इसका मतलब ये है सर
कि हमने जो बातें बताई उसको आप एज इट इज वो फॉलो करता है। जैसे आपको मान लिया जाए कि डीएससी सर या आपका जो है सो शिक्षा पदाधिकारी जिनको बीओ हम लोग बोलते हैं, तो वो अगर नियम बना दिए कि आपके क्लास में आपको अपने स्कूल में 8 बजे जानी है, तो पहला सिद्धांत ये हुआ कि 8 बजे आपको जाना है। दूसरा बना दिया उन्होंने कि 4 बजे से पहले आपको क्लास नहीं छोड़ना है। और तीसरा बना दिया कि अपने अपने स्कूल में आपका राष्ट्रगान करवाना। ये 3 सिद्धांत उन्होंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगर ये 3 सिद्धांत बता दिया सर, अगर आप उस 3 सिद्धांत को मान रहे हैं, अगर आप उस 3 सिद्धांत को मान रहे हैं आपका, तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। तो कोशिका सिद्धांत को मान रहा है उसको प्रोकैरियोटिक बोलेंगे, और जो कोशिका सिद्धांत को नहीं मान रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो आपका जो है सो खास करके क्या, नॉन सेलुलर। अब यहां भी समझिए, कोशिका सिद्धांत को मानेगा उसको सेलुलर बोलेंगे, और नहीं मानेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन सेलुलर बोलेंगे। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाइए, अगर सर एक बात बताओ कि आपके जो सर हैं या ब्लॉक डेवलपमेंट में जो सर हैं, बीओ साहब ने नियम बनाया, और बीओ साहब के नियम को अगर आप नहीं मान रहे हैं, तो क्या ये आपका जो है बीओ साहब का नियम बनाने का कोई मतलब है? तो इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जीव हैं सर जो आपका शिल्डेन एंड स्वान के थ्योरी को नहीं मानता है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल या इसका बेस्ट उदाहरण अगर हम बात करें तो क्या है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल वायरस है। अभी आपको इसका एग्जाम्पल देते हैं। कोरोना वायरस का नाम तो सबने सुना होगा, है ना। कोरोना वायरस का नाम आपने सबने सुना होगा। और जरा बताइए कि कोरोना वायरस जो है उसको क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना वायरस को हटाने के लिए आपका जो है सो 2 वैक्सीन भारत में मुख्य रूप से बनाया। एक का नाम है कोवैक्सीन और दूसरा का नाम क्या है, कोविशील्ड, है ना। लेकिन अभी क्या कोवैक्सीन और कोविशील्ड से हमारे पास कोरोना पूरा खत्म हो गई देश में? नहीं खत्म हुआ, बल्कि हुआ यूं कि कोरोना को हम देख लिए कि हाँ भाई आपका कोरोना चौकोर आकार का है, उसमें ये प्रोटीन पाया जाता है, तो उस प्रोटीन के अकॉर्डिंग हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन बना डाले, है ना। लेकिन अब कोरोना क्या हुआ, अपना नया रूप रंग बदल लिया, अपना नया वेरिएंट चेंज कर लिया, और अपना नया वेरिएंट जब चेंज कर लिया तब वह आपका जो है सो चेंज कर लिया, तो अब कोवैक्सीन और कोविशील्ड का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है उस वायरस के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ सर कि आपका जो है कोरोना वायरस जो है वह नॉन सेलुलर है और शिल्डेन एंड स्वान के थ्योरी को नहीं मानता है। बाकी वायरस के अलावे जितनी भी बातें हैं या जितने भी जीव हैं वो सभी के सभी सेलुलर हैं सर। और इसी सेलुलर को हम लोग 2 पार्टों में बांटते हैं, एक हमारा प्रोकैरियोटिक और दूसरा हमारा यूकैरियोटिक। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए, हम फिर से आपको बताने का कोशिश करेंगे, और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, इसलिए कि कभी भी टेक्निकल इश्यू हो जाता है तो पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाता है ना। तो इस वजह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई, दोनों नहीं टोटल 5 बात हमने बताया, एक हमने बताया कोशिकीय, एक हमने बताया अकोशिकीय, एक हमने बताया प्रोकैरियोटिक, एक हमने बताया यूकैरियोटिक।
इसके अलावे अंग्रेजी में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अंग्रेजी में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वह या तो सेलुलर होगा या तो नॉन सेलुलर होगा। अगर बात किया जाए नॉन सेलुलर जो है सो शिल्डेन एंड स्वान की थ्योरी को नहीं फॉलो करता है, शिल्डेन एंड स्वान की थ्योरी को नहीं फॉलो करता है, और सेलुलर जो है सो शिल्डेन एंड स्वान की थ्योरी को फॉलो करता है। अगर ये बातें समझ में आ गई तो जरा एक लाइक देंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर आपको यहां तक बातें समझ में आ गई तो ठीक है। अब जरा हमें यहां पर समझना किसको है, तो अब हम समझेंगे इस आपका प्रोकैरियोटिक को क्या, सॉरी, ये आपका प्रोकैरियोटिक क्या है और ये आपका यूकैरियोटिक क्या है, इन दोनों में अंतर हम देखेंगे सर। और आपको बता दें कि इस अंतर को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं और ये सारी बातें क्लियर हैं तो ठीक है। अब चलिए आगे नेक्स्ट में। अब हम आप मान लीजिए कि बीओ साहब ने नियम बताया कि आपको 4 बजे स्कूल जाना है, सॉरी 4 बजे बोल रहे हैं, आपको 10 बजे स्कूल जाना है, आपको 4 बजे से पहले स्कूल नहीं छोड़ना है, आपके अपने स्कूल में कोई भी एक आपका नेशनल या एंथम करवाना है। अगर आप उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो आपका जो है उस नियम का कोई मतलब नहीं है, उस नियम का अगर बात किया जाए कोई भी मतलब नहीं है। और इसलिए हमें नॉन सेलुलर को आपका चर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है, हमें जरूरत किसकी है, सेलुलर का। चलिए अब आ जाइए दोनों में अंतर देखेंगे, किसमें, तो सेलुलर का। जरा इसका डायग्राम समझिएगा। हम दो डायग्राम बना रहे हैं, एक डायग्राम का नाम है प्रोकैरियोटिक का बनाएंगे और एक बनाएंगे आपका यूकैरियोटिक का, है ना। देखिए डायग्राम से आप घबराएंगे नहीं, डायग्राम से आप घबराएंगे नहीं, चूंकि डायग्राम आपको बनाना नहीं है। बस हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है हम इसको समझाने के लिए यहां पर डायग्राम बना रहे हैं। आगे अगर बात किया जाए यहां तक, अब आ जाइए नेक्स्ट में। यहां पर डायग्राम बना रहे हैं प्रोकैरियोटिक का। चलिए अब ये जो डायग्राम है इसमें क्या क्या चीजें हैं, हम एक एक चीज को क्या क्या नाम से जाना जाता है उसको हम लिख रहे हैं। सबसे पहले इसको हम लोग बाहरी लेयर को हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। और अंग्रेजी में अगर बात किया जाए तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। आगे अगर बात किया जाए तो ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे सिक्का के ऊपर, कैसे हम लोग सिक्का के ऊपर सिक्का रखते चले जाते हैं तो लेयर बन जाता है, उसी प्रकार का ये लेयर है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो थैलोक्वाइड्स बोलते हैं, थैलोक्वाइड, थैलोक्वाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलोक्वाइड बोलते हैं, थैलोक्वाइड बोलते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग मेसोजोम बोलते हैं, मेसोजोम बोलते हैं। और इसी को अंग्रेजी में
मेसोजोम बोला जाता है। देखिए बायोलॉजी का जो वर्ड है इसको आप समझने का प्रयास करेंगे और अगर बात किया जाए तो हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे। आगे अब अगर बात किया जाए तो थैलोक्वाइट्स हो गया, मेसोजोम हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया। अब यहां पर देखिए एक आपका छोटा छोटा बाल टाइप का यहां पर स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सिलिया बोलते हैं, सिलिया, सिलिया। और इसी के ऊपर एक हेयर लाइक लंबा लंबा स्ट्रक्चर होता है और इस लंबे लंबे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपका फ्लैजला बोलते हैं। एक मिनट, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको फ्लैजला, फ्लैजेला। ये हम किसका डायग्राम बना रहे हैं? बस आप ध्यान से समझिएगा। ये जो डायग्राम बना रहे हैं सर, ये डायग्राम हम बना रहे हैं, ये जो संरचना बना रहे हैं प्रोकैरियोटिक का, ये जो आपका चित्र है, ये जो आपका चित्र है और किसका है? प्रोकैरियोटिक का, ये आपका प्रोकैरियोटिक का। अब समझिएगा, इसी में आपका एक लिक्विड पदार्थ होता है, यानी तरल पदार्थ होता है, और इस तरल पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो साइटोप्लाज्म, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब इतना बात समझ में आ गया होगा। इतनी बातें पहले क्लियर है तो बताइए, ये किसका डायग्राम है? ये डायग्राम है आपका जो है सो प्रोकैरियोटिक का। अब यहां पर देखिए, इधर एक डायग्राम बना रहे हैं और ये डायग्राम हम बना रहे हैं यूकैरियोटिक का। एक मिनट, यूकैरियोटिक का, ये देखिए, ये यूकैरियोटिक का। और इसको अगर बात किया जाए तो आपका केंद्रिक का, अगर बात किया जाए तो इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक, केंद्रक, केंद्रक। यहां पर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको तो क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। यहां तक अगर बात समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट में अगर बात करें तो यहां के बाद अगर बात किया जाए, इधर एक स्ट्रक्चर है, संरचना है, इसको क्या बोलते हैं? गोल्जी काय, गोल्जी काय, इसको बोलते हैं गोल्जी काय, है ना। और यहां पर क्या होता है? तो यहां पर होता है रिक्तिका, यहां पर रिक्तिका, यहां पर आपका रिक्तिका। आगे देखिए और भी बहुत सारे हैं, यहां पर भी लिक्विड मटेरियल भरे होते हैं और इसको हम लोग, और ये आपका क्या है कि एक मेम्ब्रेन से आपका घिरा होता है और उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए यहां पर बस हम समझाने के लिए आपको लिखे हैं। अगर बात किया जाए 1 to 5 तक, हाँ, अब यहां पर सर, यहां पर अगर बात किया जाए तो सर यहां पर लिख रहे हैं गुरुदेव प्रणाम। हाँ सर जी, प्रणाम प्रणाम सर, आप सभी को भी जोहार, नमस्कार। और इतना बस समझाने के लिए बता रहे हैं सर। अब एक बात समझिएगा, यहां पर डायग्राम देखिएगा कि खास करके हमें क्या है? कोशिकीय और अकोशिकीय, अब उधर छोड़ दीजिए। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है, इसका चर्चा करेंगे। अब यहां पर हम बात करें तो अब समझिएगा,
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का दोनों का अंतर समझना है। एक आपका क्या है, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा क्या, देखिए उधर हिंदी लिखा हुआ इसलिए घबराएंगे नहीं, यहां पर हम अंग्रेजी लिख दे रहे हैं। और ये क्या है, यूकैरियोटिक। बस यही थोड़ा सा अंतर समझना है। अगर बात किया जाए, अब देखिए यहां पर पहला पॉइंट्स में प्रोकैरियोटिक में आप एक बात समझिएगा कि जितनी बातें हमने यहां पर दिखाया है वो सारी चीजें यहां मौजूद होता है, लेकिन आपका अनडेवलप्ड होता है। तो अब उतना डिटेल भी हम नहीं चलेंगे, बस अंतर समझिए आपका दोनों में। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक में खास करके यहां लिखेंगे केंद्रक पाया जाता है। यहां पर देखिए केंद्रक पाया जाता है। अब जरा बताइए कि अगर हम इस डायग्राम में केंद्रक क्या है अगर नहीं बनाते तो आपको समझ में आता। केंद्रक पाया जाता है, ये मिडिल वाला क्या है, केंद्रक है। तो यहां पर क्या होता है कि केंद्रक पाया जाता है, लेकिन यहां पर लेकिन केंद्रक झिल्ली केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अब समझना यहां पर केंद्रक झिल्ली क्या होता है। तो केंद्रक झिल्ली अगर बात किया जाए तो इस डायग्राम को देखिए, इसके चारों ओर एक और झिल्ली होता है, इसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। जबकि आप यूकैरियोटिक में क्या होगा, यूकैरियोटिक में होगा कि केंद्रक और केंद्रक झिल्ली दोनों पाया जाता है। अब अगर बात किया जाए, अब आपसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आपसे कोई पूछेगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जरा बताइए कि आपका केंद्रक झिल्ली किसमें अनुपस्थित होता है, केंद्रक झिल्ली किसमें अनुपस्थित होता है, और ऑप्शन में देगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक में आपका प्रोकैरियोटिक और बी में दे दिया है यूकैरियोटिक, और सी में है दोनों। क्या लिखेंगे, केंद्रक झिल्ली किसमें अनुपस्थित होता है, बताएं जल्दी से, किसमें अनुपस्थित होता है। यहां सामने में लिखा हुआ है केंद्रक झिल्ली किसमें अनुपस्थित होता है, बताया जाए। चलिए जी, प्रोकैरियोटिक, जी आंसर समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप सभी को समझ में आ रहा है। विनय ठाकुर सर जी गुड इवनिंग। अब आ जाइए, यहां पर दूसरा अंतर हम लिख रहे हैं। दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर ये है कि इसमें लैंगिक क्रिया नहीं होता है। इसमें क्या लिखेंगे, लैंगिक क्रिया अनुपस्थित
अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। जबकि इसमें क्या होगा, लैंगिक क्रिया, लैंगिक क्रिया, लैंगिक क्रिया होता है, लैंगिक क्रिया होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया? यस और नो जल्दी से कमेंट करके बताइए, ताकि और भी अंतर नहीं जानेंगे। एक मिनट प्रोकैरियोटिक, बिल्कुल। अब अगर एक बात और बात समझिएगा कि यहां पर इतना बात जो हो गया और किसके विषय में, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए आगे तो और भी बहुत सारी बात है, लेकिन ज्यादा फिर बताएंगे तो फिर आपको भी मजा नहीं आएगा और इंटरेस्ट भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप उतना जरूरत भी आपको नहीं है ना। तो अब हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का दोनों का अंतर देख लिए। अब एक चीज और समझिएगा कि प्रोकैरियोटिक में रिक्तिका आपका अब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। यहां पर देखिए रिक्तिका हम किसको लिखे हैं, जरा यहां देखिए, रिक्तिका को अंग्रेजी में वैक्यूल बोलते हैं। तो इसमें वैक्यूल अब्सेंट है और यहां पर वैक्यूल क्या है, पाया जाता है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं नंबर 1 में, और यहां पर लिख रहे हैं वैक्यूल, वैक्यूल अब्सेंट, वैक्यूल अब्सेंट, और इसमें क्या लिखेंगे, वैक्यूल प्रेजेंट, वैक्यूल प्रेजेंट। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और वैक्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं सर, रिक्तिका, जो हम यहां पर ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वैक्यूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो अब हम चलेंगे अंतर किस में, आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल में। इतनी बातें क्लियर है तो एक लाइक जरा देंगे ताकि हम आगे बढ़ पाएं। और अब हम अंतर देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका हम बोलते हैं हिंदी में। जल्दी से लाइक दें ताकि सेशन को आगे किया जाए। अब आप लाइक देंगे, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो प्रोकैरियोटिक वाली डायग्राम है, अब आप इस डायग्राम को भूल जाइए, अब इस डायग्राम को भूल जाइए। और ये वाली जो डायग्राम है इसको हम अब लिखते रहे एनिमल सेल। ये डायग्राम किसका है, जंतु कोशिका का ये डायग्राम है, जंतु कोशिका का ये डायग्राम है। और आगे अगर बात किया जाए, एक मिनट, हाँ चलिए, अब अगर बात करें तो अब इस चित्र को आप जंतु कोशिका मान लीजिए, और इधर जो बना रहे हैं इसको आप जो है पादप कोशिका मान लीजिए। ये जो बना रहे हैं पादप कोशिका है। ये क्या है, तो इतना बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है सर, हम थोड़ा ओवरव्यू चल रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। हमें मालूम है कि आपको जो है सो 1 to 5 तक ही पढ़ाना है, तो इतना बहुत है ना। अगर बात किया जाए तो यहां के बाद अब ये क्या है, पादप कोशिका है, ये लिख दे रहे हैं, प्लांट सेल बोलते हैं अंग्रेजी में, प्लांट सेल, और हिंदी में क्या बोलते हैं, पादप कोशिका। प्लांट सेल को हिंदी में पादप कोशिका, पादप कोशिका। अगर बात किया जाए तो अब ये हो गया पादप कोशिका और ये हो गया आपका क्या, जंतु कोशिका। अब ये जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर है वो समझेंगे सर। जितनी बातें हमने ये जंतु कोशिका में बनाया है, ये सारी चीजें यहां पर मौजूद है दोस्त।
जितनी बातें हमने यहाँ पर बनाया है, ये सारी चीजें आपका जो है सो पादप कोशिका में मौजूद है, लेकिन कुछ अंतर भी हैं, कुछ अंतर भी हैं, और उसी अंतर को हम अब यहां पर देखने जा रहे हैं सर। हाँ देखिए, यहां पर खुर्शीद आलम सर बोल रहे हैं सर 6 to 8 भी बिल्कुल। अब आगे करते हैं, अब आगे आ जाइए। अब हम दोनों अंतर देखेंगे। एक में आप लिखेंगे पादप कोशिका, डायग्राम इसीलिए बनाए थे सर। एक में आप लिखिएगा पादप कोशिका, एक में आप लिखिएगा पादप कोशिका, और दूसरा कॉलम में क्या लिखेंगे तो आप जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। अब अगर बात किया जाए तो सबसे पहले पादप कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं तो प्लांट सेल बोलते हैं, और जंतु कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक मिनट, जंतु कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं तो आपका एनिमल सेल बोलते हैं, एनिमल सेल। अब ये दोनों में अंतर देखेंगे सर, अब ये दोनों में अंतर देखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे तो प्लांट सेल में सबसे पहले समझिएगा कि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाया जाता है। प्लांट सेल में क्या है, यहां पर लिखेंगे कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पाया जाता है। अब जबकि यहां पर कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। यहां तक बातें आपको समझ में आई, हां या ना? चलिए यहां पर देखिए, मैसेज थोड़ा आपका हम नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि मोबाइल जो है नहीं, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से ये ऑफ हो चुका है, ठीक है। अब अगर बात किया जाए तो यहां पर जो है प्लांट में हमने क्या देखा सर, अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर कोशिका भित्ति क्या है। तो ये देखिए, प्लांट का जो बाहरी संरचना है ना सर, प्लांट का बाहरी संरचना यही हमारा क्या कहलाता है तो आपका कोशिका भित्ति कहलाता है। और कोशिका भित्ति क्या करता है, कोशिका भित्ति जो है वह अगर हम बात करें तो ये जो सेल के अंदर जो पाया गया है, ये गोल्जी काय है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रिक्तिका है, बहुत सारा चीज है, हमने तो लिखा कम ही है। तो ये सारी चीजों को आपका बाहरी कोई आघात होता है, बाहरी कोई अटैक होता है, तो उस अटैक से कौन बचाता है तो कोशिका भित्ति बचाता है, यानी सेल वॉल बचाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलेंगे आगे। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा सर कि तब एनिमल सेल को बाहरी अटैक से कोई नहीं बचाता है, कि जब इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, नहीं, इसके लिए अलग सुरक्षा देता है जिसका नाम है कोशिका झिल्ली। हम उसकी भी आगे चर्चा करेंगे। अब यहां तक बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट में एक बात और समझिएगा, और ये कि प्लांट सेल में अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में आपका जो है खास करके क्या पाया जाता है तो प्लांट सेल में आपका प्लास्टिड्स पाया जाता है। अंग्रेजी में हिंदी में इसको बर्नक बोलते हैं। अब देखिए यहां पर लिख रहे हैं पालप में, यहां पर लिख रहे हैं बर्नक, वर्नक पाया जाता है। अब बर्नक क्या है सर, हम अभी बात कर रहे हैं आपसे, बर्नक क्या है तो बर्नक को अंग्रेजी में आपका प्लास्टिड्स बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स। अंग्रेजी में बर्नक को क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स बोलते हैं। अब ये प्लास्टिड्स क्या है
तो इतना बस समझिए कि प्लांट सेल में आपका वर्णक पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पौधा, इसका मतलब क्या है, कोई भी पौधा अगर बात किया जाए कलरफुल दिखता है, घर में तो पौधा होगा ही, फूल पत्ती लगाए भी होंगे, स्कूल में भी फूल पत्ती लगाए होंगे, है ना। कुछ फूल नहीं होगा तो गेंदा का फूल तो होगा ही, है ना। तो सर गेंदा का फूल अगर आपको लाल दिखता है कि पीला दिखता है, उड़हुल का फूल लाल दिखता है ना। तो उड़हुल का फूल लाल दिखता है और गेंदा का फूल अगर आपको पीला दिखता है तो किसके कारण दिखता है, किसके कारण दिखता है, तो इसी आपका प्लास्टिड्स के कारण दिखता है। बच्चों को आप बता सकते हैं कि बाबू ये गेंदा का फूल लाल क्यों दिखता है, तो गेंदा का फूल लाल दिखता है प्लास्टिड्स के कारण। बात समझ में आ गई। अब जबकि पौधा में जितना भी, कोई पत्ती देखते हैं पौधा का ब्लू होता है, कोई पीला होता है, कोई आपका ग्रीन होता है, तो आप बोलेंगे कि सर ग्रीन भी कोई कलर पिगमेंट है क्या? हाँ, ग्रीन जो कलर होता है वह क्लोरोप्लास्ट का होता है, तो हम आगे उसका बात करेंगे। ग्रीन कलर को छोड़ करके, हरा कलर को छोड़ करके पौधा का फूल हो, चाहे फल हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, चाहे जड़ हो, कोई भी आपका कलरफुल दिख रहा है तो ड्यू टू परजेंस ऑफ प्लास्टिड्स, मतलब कि प्लास्टिड्स की मौजूदगी के कारण दिख रहा है। अगर उसमें प्लास्टिड्स नहीं होगा तो वह आपको कलरफुल नहीं दिखेगी। चलिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या प्लास्टिड्स यहां नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। यहां पर लिखेंगे क्या कि वर्णक नहीं पाया जाता है। यहां पर लिखेंगे वर्णक, वर्णक नहीं पाया, वर्णक नहीं पाया जाता है। वर्णक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद के रूप में, अपवाद, अपवाद के रूप में दो ऐसे जीव हैं जिनका नाम है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ और क्या, अस्पर्मेटोजोआ। प्रोटोजोआ और क्या है, तो अस्पर्मेटोजोआ। प्रोटोजोआ और एस्पर्मेटोजोआ। प्रोटोजोआ और अस्पर्मेटोजोआ। आपको बता दें सर, कोई भी आपका एनिमल में अगर बात किया जाए, अच्छा प्लास्टिड्स के काम, यहां पर रिंकी कुमारी बता रही हैं कि प्लास्टिड्स का काम बताइए सर। तो आपको बता दें, अभी फिलहाल आप इतना समझिए रिंकी मैडम कि प्लास्टिड्स का काम जो है किसी भी चीज को कलरफुल बनाना है। आप घर में फूल लगाए हैं ना, तो लाल पीला दिख रहा है तो वह प्लास्टिड्स के कारण दिख रहा है। अगर उसमें प्लास्टिड्स नहीं होगा तो वह लाल पीला गुलाबी नहीं दिखेगा। अभी आप फिलहाल इतना समझिए। अब यहां पर लेकिन एनिमल में वर्णक नहीं पाया जाता है। एनिमल में क्या लिखा है कि वर्णक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद के रूप में दो ऐसे जीव हैं जिसमें वर्णक पाया जाता है। एक आपका प्रोटोजोआ और एक आपका अस्पर्मेटोजोआ। ये दोनों आपका समुद्री जीव हैं। अगर बात किया जाए तो माइक्रोस्कोपिक जीव हैं, मतलब इसको ओपन आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप लगाएंगे तब हम इसको देख सकते हैं। तो ये अपवाद के रूप में आप याद रखेंगे। चलिए, इसके अलावे अगर बात किया जाए तो आपका पादप में, पादप जो है वह अगर हम बात करें तो भोजन किसके रूप में स्टोर करके रखता है, तो ये स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, भोजन, 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 भोजन स्टार्च
के रूप में रखता है, जबकि एनिमल किसके रूप में रखता है? ग्लाइकोजेन। यहां पर एनिमल में लिख ले रहे हैं भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में रखता है। अब दोनों वर्ड को समझिएगा। ये ग्लाइकोजेन क्या है अगर बात किया जाए तो यहां पर हम आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं सर। भोजन स्टार्च के रूप में रखता है। स्टार्च अगर बात किया जाए तो क्या है आप ऐसे समझिए, और ये ग्लाइकोजेन क्या है आप जरा समझेंगे। पहले ग्लाइकोजेन समझिए, स्टार्च आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। याद करिए, अगर आपने सही पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। याद करिए जरा क्या कि हम आपको जब पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे तो हमने पूछा था कि जरा बताइए भाई कि कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट आपका किसमें टूटता है? कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है, कौन बताएगा? कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है, जल्दी से बताया जाए। हम यहां पर लिख दे रहे हैं ये ग्लाइकोजेन में टूटता है। ये सॉरी कार्बोहाइड्रेट, सॉरी ग्लाइकोजेन नहीं, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है? तो आपका ग्लूकोज में टूट जाता है। और यही ग्लूकोज हमारी बॉडी में आपका ग्लूकोज नंबर 1 हो गया, इधर आपका ग्लूकोज नंबर 2 हो गया, ग्लूकोज नंबर 3 हो गया, ग्लूकोज नंबर 4 हो गया। तो इसी प्रकार जब हमारी बॉडी में आप सिर्फ खाए जा रहे हो और बॉडी से कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपको बता दें कि यही आपका ग्लूकोज जो है एक साथ जमा हो जाता है, और जमा जब हो जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेन बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेन बोलेंगे। ये हम आपको पाचन तंत्र में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं। तो यहां पर जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। अगर बात किया जो ग्लाइकोजेन, तो अब यहां देखिए मानव जो है, कोई भी जीव जो है वह भोजन को किस रूप में स्टोर करके रखता है, संचित करके रखता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में। तो वही चीज हमने यहां पर लिखा है। क्या लिखा है? कि भोजन स्टार्च के रूप में रखता है। कौन? प्लांट सेल। और एनिमल सेल किसके रूप में रखता है? तो भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रखता है। और उम्मीद करते हैं इतनी बातें, जी बिल्कुल यहां पर जवाब आया सावित्री पटेल का, ग्लूकोज। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सही है, बने रहिए। और आपको याद रखना है कि आपका प्लांट किस रूप में रखता है? तो स्टार्च के फॉर्म में रखता है। और इतनी बातें में भी आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको बातें समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन और जरा हम पूछते हैं, क्या कि ये जो हमने ग्लाइकोजेन बताया कि मानव स्टोर करके रखता है, लेकिन ये ग्लाइकोजेन मानव के किस ऑर्गन में आपका संचित होता है? ऑप्शन है आपका लीवर। ए में हम ऑप्शन दे रहे हैं। ए में ऑप्शन है लीवर, बी में ऑप्शन है पैनक्रियाज, और सी में ऑप्शन है बोथ यानी दोनों, और डी में ऑप्शन है नन ऑफ दिज। हमने एक क्वेश्चन पूछा है लास्ट में आपसे। क्वेश्चन आपसे ये हमने पूछा है कि मानव जो ग्लाइकोजेन के रूप में भोजन को संचित करके रखता है एनिमल सेल, तो वह संचित भोजन मानव के किस अंग में होता है?
कहाँ संचित होता है, कहाँ पर वह जमा होता है? लीवर में, आपका पैनक्रियाज में, या दोनों में, या नन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप इसका आंसर दें। और इसके बाद बबलू यादव सर लिख रहे हैं सी, बोथ। जला बताइए, बाकी लोग बताइए कहां संचित। ये हम आपको पाचन तंत्र में आपको पढ़ाए हैं, पाचन तंत्र में हम आपको पढ़ाए हुए हैं। ऑप्शन सी होगा कि बी होगा? आप ए बी सी लिख सकते हैं, लेकिन अभी तक आपको बता दें कि यह आंसर सही नहीं है। चलिए जल्दी से आप इसका जवाब दे दीजिएगा। हम आपको इसका राइट आंसर बता देते हैं। आपको हम पढ़ाए थे कि आपका लीवर में हमारा ग्लाइकोजेन स्टोर होता है, और इसी लीवर से जब ग्लाइकोजेन आपका बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, तो यही लीवर बेचारा तबाह हो करके और ये कहाँ भेज देता है? तो ये भेज देता है ब्लड में। और जिस दिन ब्लड में ग्लाइकोजेन आ गया, उस दिन से आपका शुगर का बीमारी हो जाएगा। और इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में हम लोग बोलते हैं क्या? शुगर की बीमारी। और यहाँ पर अगर बात किया, जी गुड इवनिंग उमेश द्विवेदी सर, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर कृष्णा सर आपका आंसर सही है। जिनका भी आंसर सही है, सुमरंजन मुंडा आपका भी आंसर सही है। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है और बिल्कुल राइट आंसर है, और जिनका भी ए के अलावे आंसर है और बिल्कुल गलत है। ये सेशन आज आपको कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। बाकी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे सर अगले क्लास में। बस हमें याद दिलाइएगा, आप लोग याद क्या दिलाएंगे?